एंगुलर मोमेंटम दो सक्सेसिव का, तो 1 और 2 ले लो, इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एन एच अपॉन 2 पाई, यानी एच अपॉन 2 पाई। इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, एन एच अपॉन 2 पाई। दोनों को सबट्रैक्ट कर दो, आ जाएगा ना। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट आर क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज मतलब फिक्स होना, हाँ, मल्टीपल ऑफ इंटीग्रल वैल्यू, यानी उसमें एंगुलर मोमेंटम एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई और एनर्जी दोनों क्वांटाइज्ड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, ग्रेटर नंबर ऑफ एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम रीच टू ग्राउंड देन, तो इस पे टिक लगाना। कह रहा है कि अगर ग्रेटर नंबर ऑफ एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम रीच टू ग्राउंड स्टेट देन, अगर एक एटम के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में आ रहे हैं, तो किस सीरीज को रिप्रेजेंट करेगा, लाइमन को करेगा। ध्यान देना एक चीज, अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप कर रहा है, यहां से यहां आया, यहां से यहां आया, यहां से यहां आया, ये ग्राउंड में आया, और एक यहां से यहां आया और एक यहां से यहां आया, तो इस दोनों का लेमडा क्या होगा, सेम होगा। लेकिन ये क्या करेगा, इंटेंसिटी को बढ़ाएगा। लेमडा तो दोनों का सेम होगा नो डाउट, लेकिन ये इमिट यहां से भी हो रहा है और यहां से भी हो रहा है, तो हम काउंट एक बार कर रहे हैं, लेकिन इसका जो ब्राइटनेस है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ब्राइटनेस हो जाएगा। तो एक ही अगर ऑर्बिट में बार बार वो गिरे तो उसका ब्राइटनेस, वेवलेंथ तो सेम होगा, लेकिन ब्राइटनेस क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ध्यान रखना, तो हम दो में से बोलते हैं काउंट एक ही को करना है, लेकिन ब्राइटनेस बढ़ेगा यानी इंटेंसिटी बढ़ेगा। समझ में आया क्या। तो वही एक क्वेश्चन है कि ग्रेटर नंबर ऑफ एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम रीच टू ग्राउंड स्टेट, तो क्या बढ़ेगा। तो जब मान लो यहां से एक यहां आया, एक एक करके आया, और ये ऐसे और ऐसे आया, तो यहां पर ब्राइटनेस क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि हम काउंट तो एक ही को कर रहे हैं, लेकिन यहां पर ये लेमडा दोनों का सेम होगा, लेकिन ब्राइटनेस यानी नंबर ऑफ लाइन अगर बढ़ेगा तो ब्राइटनेस बढ़ेगा, इंटेंसिटी बढ़ेगा, इसलिए बोला उसको टिक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बोहर थ्योरी किसके लिए अप्लीकेबल है। हीलियम प्लस, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, अप्लीकेबल है। लिथियम प्लस 2 उसके लिए अप्लीकेबल है। ट्रिटियम, ट्रिटियम किसको बोलेंगे, तो इसमें मास चेंज हुआ है ना, इलेक्ट्रॉन तो एक ही है ना इसके अंदर, यानी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इन तीनों के लिए वैलिड है, क्योंकि इसके सबके पास क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो प्रोटियम के लिए, ड्यूटेरियम के लिए, ट्रिटियम के लिए, तीनों के लिए वैलिड है। नेक्स्ट है बेरिलियम प्लस 2, अगर प्लस 2 है तो बेरिलियम का 4 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 लूज कर दिया, कितना बचा, 2, इसके लिए वैलिड नहीं है। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, क्लास वर्क का होमवर्क पे आ जाओ, पेज नंबर 40, पेज नंबर 40 पे आ जाना। पहला है 9, तो यहां हम डिस्कस करेंगे 9 से लेके और कहां तक है, डी ब्रोगली 22 तक, यानी 9 to 22 देखना है। तो मैं अब इसमें क्या है, लेवल 1 है, सीटी लेवल का है सब। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट एसोसिएटेड विथ प्लैंक थ्योरी, रेडिएशन इज एसोसिएटेड विथ एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ, एनर्जी से रेडिएशन का लेना देना है कि नहीं है, क्योंकि डेल्टा ई इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू, अगर एनर्जी बढ़ेगा तो न्यू बढ़ेगा। सेकेंड है द मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विथ क्वांटम इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। थर्ड वन, रेडिएशन एनर्जी इज नाइदर इमिटेड नॉट एब्जॉर्ब कंटिन्यूअसली, सही बोल रहा है ना, जंपिंग एक्साइटेशन और डिक्साइटेशन में डिसकंटिन्यूअस मिलता है हमें। तो
कंटिन्यूअस इसने बोला है कि नहीं मिलेगा, सही बोल रहा है। फोर्थ ऑप्शन, रेडिएशन इज नाइदर इमिटेड नॉट एब्जॉर्ब डिसकंटिन्यूअसली, कह रहा है कि डिसकंटिन्यूअसली नहीं मिलना चाहिए। ऐसा होता है क्या? डिसकंटिन्यूअस मिलता है हमें, तो डिसकंटिन्यूअस मिलता है ना, तो फोर्थ ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट 10 नंबर, अल्ट्रावायलेट लाइट 6.2 फॉल ऑन सीजियम और वर्क फंक्शन 1.2 है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? तो जो लाइट पड़ा उसका एनर्जी कितना है? 6.2, और जो यहां पर बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी लगा उसका कितना है? बाकी एनर्जी कहां जाएगा? तो 6.2 इक्वल टू 1.2 प्लस के, कितना हो जाएगा? नेक्स्ट क्रोमटम वाला है, तो क्रोमटम इस जब पढ़ाएंगे ना एक ही क्वेश्चन मिलेगा इसमें, तो इसको राउंड कर देना। जब एक बार क्रोमटम जब थ्योरी फिर से स्टार्ट करेंगे ना तो बता देंगे। 12th नंबर, एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंक्रीज मोमेंटम, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा तो मोमेंटम बढ़ेगा, बढ़ेगा ना, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो मोमेंटम बढ़ेगा। नेक्स्ट है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ टू एलिमेंट आर नॉट आइडेंटिकल, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ टू एलिमेंट आर नॉट आइडेंटिकल, इसका मतलब क्या हुआ? इसीलिए मैं वन बाय वन रीड कर रहा हूं कि मीनिंग क्या निकाल रहा हूं। अगर मान लो हमने ये चीजें धीरे धीरे ऑब्जर्व भी करना है, क्योंकि क्वेश्चन बनाते बनाते ऑब्जर्व होगा। अगर मान लो हमने एक हाइड्रोजन एटम लिया और उसके अंदर डी एक्साइटेशन हम देख रहे हैं, तो मान लेते हैं इसके अंदर जो डी एक्साइटेशन हुआ है वो 4 से 2 में हुआ है हाइड्रोजन एटम के अंदर, ठीक है। अब इसमें जो लेमडा है, अब इसी को डी एक्साइटेशन हम सेम हम 4 से 2 में ही कर रहे हैं, लेकिन ये हीलियम प्लस के लिए कर रहे हैं। अब मुझे ये सोच के बताओ कि क्या यहां का लेमडा और यहां का लेमडा सेम होगा? यही सब चीजें ऑब्जर्व करना है, क्या लेमडा सेम होगा? कैसे ऑब्जर्व करोगे लेमडा सेम हुआ कि नहीं होगा? हाँ 4 गुना रहता, तो हम लेमडा सेम होगा कि नहीं होगा हमें देखना है। तो लेमडा 1 और लेमडा 2 अलग अलग लेमडा होगा, उसका रीजन देख लो क्या है। इसका एनर्जी कितना है? -13.6, तो इसका एनर्जी कितना होगा? इसका है -3.4, तो इसका कितना हो जाएगा? जेड स्क्वायर करना है, इसका इसका -1.51 इंटू इसका हो जाएगा -85, तो इसका हो जाएगा -0.85 इंटू। अब ये एनर्जी डिफरेंस और ये एनर्जी डिफरेंस, तो हाइयर माइनस लोअर, लोअर ये हो गया प्लस, यानी इसमें से इसको माइनस कर देना, और यहां डिफरेंस हो जाएगा -0.85 -3.4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इंटू 4। क्या ये एनर्जी डिफरेंस सेम निकला? क्या सेम आया? क्या नहीं आया। तो 4 से 2 में आना और 4 से 2 में आना, जब एनर्जी सेम आएगा तब तो लेमडा सेम आएगा, इसका मतलब दोनों का लेमडा क्या आएगा? डिफरेंट डिफरेंट आएगा, दोनों का लेमडा क्या आएगा? डिफरेंट डिफरेंट आएगा। तो ये नहीं सोचना है कि जो हाइड्रोजन के अंदर से एटम जो निकला है 4 से 2 में गया है, और हीलियम के अंदर से जो हीलियम प्लस के अंदर जो एटम निकला है 4 से 2 गया, उसका दोनों का लेमडा सेम होगा? नहीं होगा। अगर हम लिथियम प्लस 2 ले ले और उसमें भी 4 से हम 2 में माने, तो उसका भी लेमडा चेंज हो जाएगा। तो ये मत सोचना कि 4 से 2 इसमें आया, 4 से 2 इसमें आया, 4 से 2 इसमें आया, तो हर बार लेमडा सेम होगा। नहीं, अलग अलग एटम के लिए ये एनर्जी लेवल अलग अलग होता है। ये एनर्जी हमने हाइड्रोजन के लिए याद करवाया है, दूसरे एटम के लिए अलग एनर्जी लेवल होगा, इसका एनर्जी लेवल अलग होगा। तो एनर्जी जब चेंज होगा तो लेमडा भी चेंज होगा, तो वही इस क्वेश्चन में बोल रहा है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है?
कि द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ टू एलिमेंट आर नॉट आइडेंटिकल। एक लाइन स्पेक्ट्रा नहीं, वेवलेंथ दो आइडेंटिकल नहीं होते। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसका एनर्जी डिफरेंस अलग अलग है। अगर एनर्जी डिफरेंस सेम होता तो सेम होता उसका। अब आगे चल के एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, आज ही टाइम मिलेगा तो बनवाएंगे। अगर एक क्वेश्चन पूछा कि एक हाइड्रोजन के अंदर डिक्साइटेशन हुआ 4 से 2 में, उसका जो वेवलेंथ है वो λ1 है, तो मुझे बताओ कि हीलियम प्लस के अंदर वो डिक्साइटेशन क्या होगा, मतलब कहां से कहां तक होगा, और वो भी जो लाइट इमिट करने वाला होगा उसका भी λ1 ही होगा। यानी जब इसका 4 से 2 में है तो इसका तुम N2 और N1 डिसाइड करो, इसका लेमडा और इसका लेमडा बराबर आना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या हुआ? वही बात हुआ कि 4 से 2 में आ रहा है तो जो लेमडा इमिट कर रहा है, तो यहां पर डिक्साइटेशन कहां होगा जब उसका लेमडा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इसमें डिक्साइटेशन कहीं और होगा, 4 से 2 नहीं होगा, हो सकता है 1 से 2 हो जाए। तो हमें निकालना पड़ेगा, लेमडा निकाल के बराबर करना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बताएंगे वहां पर, बट बता रहा हूं कि ऐसा चीजें होता है। इसका 4 से 2 में जाना, इसका 4 से 2 जाना, वेवलेंथ सेम नहीं आएगा। वेवलेंथ सेम करवाना है तो इसका कहीं और वो जंपिंग कर रहा होगा। अगर इसका वेवलेंथ सेम लाना है तो इसका जंपिंग हो सकता है 2 से 1 में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, among the first line of Balmer series, Paschen series, Brackett series in a hydrogen spectrum which has higher energy। तो अगर यहां पर हम सोचे कि दिस वन इज फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, फर्स्ट लाइन ऑफ बामर, पाशन और ये ब्रैकेट, एनर्जी डिफरेंस सबसे ज्यादा किसका दिख रहा है? लाइमन का दिख रहा है। तो देखो ये याद करने से कितने क्वेश्चन हो रहा है। तो ज्यादा एनर्जी डिफरेंस यहां दिख रहा है, यहां एनर्जी डिफरेंस कम होता जाएगा। यानी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, ऑर्बिट बढ़ता जा रहा है, उसका एनर्जी डिफरेंस क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ रहा है वैसे वैसे ये एनर्जी का गैप क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है। लास्ट में जाते हैं तो 0 हो जाएगा। तो ये एनर्जी का गैप यहां ज्यादा होता है, धीरे 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 लास्ट में एक रिप्रेजेंट करके लिखवा देंगे, ये एनर्जी गैप धीरे 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 ऐसे कम होता चला जाएगा। तो स्टार्टिंग में एनर्जी का गैप ज्यादा होता है। तो एनर्जी गैप किस में ज्यादा है? तो ये चीजें ये नहीं कि हमें लाइमन बोल दिए तो हो गया, उस चीज को ऑब्जर्व भी करना है कि धीरे धीरे चीजें कम होता जा रहा है, यानी एनर्जी का गैप धीरे धीरे पास पास आता चला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन एन एटम इज एन इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, एक एटम इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तो उसका एनर्जी कितना होगा? 0 होगा। अब नेक्स्ट बोला है अल्फा लाइन ऑफ बामर सीरीज। अल्फा लाइन किसको बोलेंगे? कहां से कहां जंपिंग होगा? एच अल्फा लाइन ऑफ बामर सीरीज 3 से 2, तो 3 से 2 होगा तो उसका क्या पूछा है? वेव नंबर क्या होगा? यानी 1/λ इक्वल टू क्या हो जाएगा? RZ², और 3 से कहां जाएगा? 2, कितना हो जाएगा? 1/λ 5R/, हमें 1/λ पूछा है, वेव नंबर पूछा है, 5R/36 हो जाएगा। लेमडा नहीं पूछा है, वेव नंबर पूछा है। तो दिस वन इज वेव नंबर, 1/λ इज वेव नंबर। क्वेश्चन नंबर 17, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन दैट इमिट मैक्सिमम एनर्जी। मैक्सिमम एनर्जी कहां से कहां होगा? 2 से 1, जितना वो पास है उतना ही उसका एनर्जी गैप ज्यादा होगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है बोहर मॉडल। तो इसमें देखना, विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, एनर्जी डिफरेंस एटॉमिक नंबर बढ़ने से, अगर मान लो यहां पर हाइड्रोजन है और यहां हीलियम है, तो यहां डिफरेंस घट गया कि बढ़ गया? बढ़ गया ना, डिफरेंस ×4 हो गया। हीलियम लिथियम के लिए होता तो ×9 हो जाता। यानी एटम बढ़ रहा है, यानी एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, तो उनका
एनर्जी डिफरेंस भी बढ़ रहा है। इस चीज को ऑब्जर्व करना है कि जो एनर्जी गैप हाइड्रोजन में था वो एनर्जी गैप हीलियम में नहीं है। हीलियम में एनर्जी गैप बढ़ गया और लिथियम +2 में और एनर्जी गैप बढ़ गया एंड डिफरेंस और बढ़ गया है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो उसका एनर्जी गैप भी बढ़ेगा, और जब एनर्जी गैप बढ़ेगा तो उसके द्वारा इमिट किया हुआ रेडिएशन वो कम आएगा। लेमडा लेमडा क्या आएगा? कम आएगा, क्योंकि एनर्जी बढ़ता है तो लेमडा कम आता है। तो जो यहां से 2 से 1 आएगा और उसमें जो लेमडा होगा तो यहां से 2 से 1 आने वाला लेमडा अलग होगा, यहां से यहां 2 से 1 आने वाला लेमडा अलग होगा। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि यहां पर 2 से 1 में आया है और लेमडा का वैल्यू मान लो 10 है, तो यहां पर कहां पर डी एक्साइटेशन होगा कि लेमडा का वैल्यू 10 आएगा? तो हम इक्वेट करते हैं। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं बता रहा हूं, अभी आएगा वो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोहर रेडियस निकालना है। ये निकल जाएगा ना? कहां चलेगा? नेक्स्ट 19 नंबर देखो, 19 नंबर हो जाएगा ना? रेशियो ऑफ रेडियस बोहर रेडियस इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट हाइड्रोजन डाइट न्यूक्लियस टू ऑर्बिट ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम के लिए और इसके लिए निकालना, हाइड्रोजन के लिए। तो ड्यूटेरियम के लिए जेड क्या होगा? 1। तो जब जेड ही 1 है तो रेशियो भी क्या होगा? 1। ऑर्बिट का नाम नहीं लिया है, ऑर्बिट का नाम हम 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। जेड का वैल्यू 1 होगा हाइड्रोजन के लिए, और 0.529 इंटू एन स्क्वायर, और ड्यूटेरियम के लिए जेड क्या होगा? 1। तो 1:1 हो जाएगा। ड्यूटेरियम का जेड 1 होता है, उसके मास से हमें कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। रेडियस में और एन स्क्वायर में अगर आप बनाना है तो रेडियस का फॉर्मूला 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। इसमें और इसमें क्या रिलेशन आएगा? रेडियस में और एन स्क्वायर में एन स्क्वायर लेना है, नहीं कि एन लेना है। एन लोगों तो ग्राफ चेंज हो जाता है। तो इसको मान लो वाई, और ये क्या हाइड्रोजन के लिए बोला है तो ये क्या हो गया? एम हो गया, सॉरी ये एम हो गया, और ये क्या हो गया? एक्स प्लस सी। सी कितना है? 0। यानी लाइन कहां से पास होगा? ओरिजिन से। स्लोप क्या होगा इसका? पॉजिटिव। तो लाइन पास होगा ओरिजिन से और स्लोप पॉजिटिव होगा। स्लोप का वैल्यू कितना आएगा? तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो हमने पुट कर दिया। इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू आयनाइज हाइड्रोजन एटम इफ इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइड इन n इक्वल टू 5। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन पहले से 5th में पड़ा हुआ है, अब उसको आयनाइज करना है। तो 5th का एनर्जी कितना हमने लिखवाया है? 0.54। अब यहां से इसको आयनाइज करना है। आयनाइज करना मतलब इन्फिनिटी में लेके जाना है। हालांकि आयनाइज हम ग्राउंड स्टेट से करते हैं, लेकिन उसने लिख के दे दिया है कि पहले से इलेक्ट्रॉन 5th में पड़ा हुआ है, तो ये एक टाइप का इमेजिनरी हो गया। हाँ, नहीं आएगा इतना 0.54, और ग्राउंड से होता तो -13.6 होता। ऑलवेज हम डी एक्साइटेशन कहां से सोचते हैं? ग्राउंड से सोचते हैं। लेकिन उसने लिख के दिया है कि पहले से इलेक्ट्रॉन 5th में है और आयनाइज करना है, मतलब 5th से उड़ा के कहां लेके जाना है? इनफाइनाइट में लेके जाना है। तो 5th वाला एनर्जी कंसीडर करना है हमें, 0.54 5th वाला एनर्जी, क्योंकि डिफरेंस कितना होगा? इनफाइनाइट का 0 होगा और इसका 0.54 है, तो एनर्जी का डिफरेंस कितना आया? 0.54 आया। हम ये बोल रहे हैं कि ऑलवेज हम आयोनाइजेशन कहां से सोचते हैं? ग्राउंड से सोचते हैं। नेक्स्ट है इफ द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन बोहर फर्स्ट ऑर्बिट इतना, द स्पीड ऑफ थर्ड ऑर्बिट। ये तो निकल जाएगा ना? फर्स्ट ऑर्बिट का एक्स दिया है, थर्ड ऑर्बिट का निकालना है। रेशियो ले लो दोनों का। अब आ जाओ लेवल 2 में। लेवल 2 में क्वेश्चन नंबर 10 43। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो।
तो मैं यहाँ पर केवल लिखवा के दे रहा हूं, कैलकुलेशन तुम कर लेना, इसलिए कि मेरा पर्पस ये है कि हर क्वेश्चन को मैं बता दूं कि कैसे कैसे चीजों को सोचना है। क्योंकि ये जो टॉपिक है केवल ऐसा नहीं कि न्यूमेरिकल्स बनाए तो हो गया, थोड़ा उसमें सोचना भी है। तो क्वेश्चन नंबर 10 लेवल 2 क्लास वर्क 10 नंबर बोल रहा है नाइट्रोजन लेजर प्रोड्यूस रेडिएशन वेवलेंथ इतना है, नंबर ऑफ फोटोन इतना है, कैलकुलेट पावर, पावर मतलब एनर्जी इक्वल टू एच एस सी अपॉन लेमडा। लेकिन ये एक फोटोन के लिए हुआ करता है, अगर हमारे पास फोटोन एक से ज्यादा है तो एन लगा देंगे। अब यहां पर फोटोन लिख के दिया हुआ है 5.6 इंटू 10⁻24 फोटोन है, और H का वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और लेमडा का वैल्यू नैनोमीटर में है, तो 337.1 इंटू 10⁻9 मीटर, ये मीटर पर सेकेंड है। आंसर हमारा जूल में आएगा। इसका आंसर कैसे दिया हुआ, जूल में ही है, आंसर ये जूल में आ जाएगा। तो ये कैलकुलेशन करना, घर से कर लेना, मतलब फॉर्मूला ही लगने वाला है। नेक्स्ट है 11th नंबर, रेशियो निकालना है। E1 अपॉन E2 क्या हो जाएगा, SC अपॉन लेमडा 1 अपॉन SC अपॉन लेमडा 2, SC से XC गया, लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1, लेमडा 2 कितना है 4000 डिवाइड बाई 2000, ये एनर्जी का रेशियो। नेक्स्ट है 12 नंबर, एन इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक रेडिएशन इतना इज जस्ट सफिशिएंट टू आयनाइज इलेक्ट्रॉन सोडियम एटम, कैलकुलेट आयनेशन एनर्जी। कह रहा है कि 12th नंबर देखना, कुल मिला के ये है, ऐसा क्वेश्चन हम पीरियोडिक टेबल में भी करवा रहे थे, उसी को थोड़ा लैंग्वेज में लिख दिया है कि एक सोडियम एटम के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को आयनाइज करवाया जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को, और एक एटम के लिए दिया है। तो सोडियम एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन्स को आयनाइज एक लाइट से करवाया जा रहा है, और लाइट का लेमडा दे रखा है 242 नैनोमीटर। तो बोल रहा है कि इसका आयोनाइजेशन एनर्जी निकालो, मतलब कुल मिला के E इक्वल टू क्या निकाल दो, H न्यू निकाल दो, लेमडा दिया है ना, SC अपॉन लेमडा निकाल दो, कैलकुलेट द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ। अब यहां H का वैल्यू पुट कर दो, 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई लेमडा, लेमडा कितना होगा 242 इंटू 10⁻⁹ मीटर में आ गया। अब ध्यान देना, ये जो वैल्यू आया वो एक सोडियम एटम के लिए हम निकाल रहे हैं, और क्वेश्चन में हमारा रिक्वायरमेंट है किलो जूल में, और ये आंसर आया जूल में, और उसका एक और रिक्वायरमेंट है मोल में। ये तो हम एक एटम के लिए बात कर रहे हैं, तो यहां पर n लगा देंगे, तो n लगा देंगे तो n से एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि ये एक एटम के लिए एनर्जी है, और जो भी वैल्यू आएगा उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो किलो जूल में बदल जाएगा, क्योंकि हमारा आंसर जूल में आ रहा था। तो ये पूरा आप कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्योंकि उसका रिक्वायरमेंट है एक मोल, एक एटम का नहीं, पर मोल चाहिए उसको, तो इसलिए एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और किलो जूल में चाहिए। हमारा जो आंसर आ रहा था जूल में आ रहा था, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 13 रीड करना। क्वेश्चन नंबर 13, when a metal is irradiated with light of frequency इतना, the photon electron emitted has 6 times the kinetic energy that of photon emitted when the metal was irradiated the light frequency इतना, calculate its kinetic critical energy, critical frequency मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसमें इक्वेशन दो पार्ट में दिया गया है,
पहला पार्ट में जो है वो ये बताया गया है कि एक लाइट इमिट हो रहा है इस पे, और जो लाइट इमिट हो रहा है उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो 4 इंटू 10⁻16 है। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या लगाएंगे, E इक्वल टू ई नॉट वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब यहां पर H न्यू हो जाएगा और यहां पर H न्यू नॉट हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी। यहां से तो हम H न्यू निकाल देंगे क्योंकि 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू न्यू का वैल्यू 4 इंटू 10⁻16 और यहाँ H का वैल्यू लिख देंगे। न्यू हमें तो निकालना है। अब बात रहा काइनेटिक एनर्जी कहां से हम लाए, तो काइनेटिक एनर्जी दूसरे पार्ट से लाना है। बोल रहा है कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसी एक दूसरे काइनेटिक एनर्जी का 6 टाइम्स है, तो दूसरे पार्ट में काइनेटिक एनर्जी हम निकाल लेंगे। तो दूसरे पार्ट में काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू H न्यू के बराबर हम लिख के निकाल लेंगे, यानी एनर्जी निकाल लेंगे। और वहां एनर्जी जो दिया हुआ है वो H न्यू है, यानी 6.6 इंटू 10⁻⁻34 और न्यू कितना है 2 इंटू 10⁻16। ये हम यहां से एक एनर्जी निकालेंगे और ये एनर्जी यहां पर 6 टाइम्स है। अब ऐसे भी देखोगे ना, इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और इसका फ्रीक्वेंसी कम है, तो ये हमें काइनेटिक एनर्जी निकाल के देगा। लेकिन जो भी वैल्यू पुट करेंगे वो 6 टाइम्स पुट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये काइनेटिक एनर्जी इस काइनेटिक एनर्जी का 6 टाइम्स है। तो क्वेश्चन में हमारा ये तो मिल गया, ये हमें निकालना ही है थ्रेशोल्ड, और काइनेटिक एनर्जी इस पार्ट से लेके आएंगे। अब इस पार्ट में 6 टाइम पुट करेंगे और इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इसको पहले लिख लो, घर से बना के लाना, कैलकुलेशन करना, नहीं आएगा तो फिर बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना, ये कर लेना घर से, नहीं आएगा तो कैलकुलेशन बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू वर्क ऑन अट्रैक्टिव फोर्स वर्क फंक्शन ऑफ लिथियम सोडियम पोटेशियम इतना है। द वर्क फंक्शन ऑफ के लिथियम सोडियम रिविडियम पोटेशियम छोड़ दिया है, तो पोटेशियम का वर्क फंक्शन क्या होगा, रिविडियम से कम होगा और सोडियम से ज्यादा होगा। यही आएगा ना, क्योंकि उसमें मेटालिक बॉन्ड का कंपेयर कर दो, तो मेटालिक बॉन्ड सोडियम से कम होगा और रिविडियम से ज्यादा होगा, तो उसका जो वैल्यू होगा वो 2.3 से 2.09 के बीच में आएगा। कौन सा आंसर आ रहा है, सेकंड आ रहा है, फोर्थ भी तो आ रहा है, नहीं उससे वो कम हो जा रहा है। 2.3 से ज्यादा होना चाहिए, वर्क फंक्शन कम होना चाहिए, सही बोल। सोडियम का कम होना चाहिए, पोटेशियम का कम होना चाहिए ना, क्योंकि उसमें बॉन्ड वीक पड़ रहा है ना।
लिथियम का कितना दिया हुआ है? लिथियम का है 2.41, इसमें ज्यादा होना चाहिए, होता भी है। सोडियम में 2.3 है, वैल्यू कम हो गया। पोटेशियम में और कम आना चाहिए, और रिबिडियम में और कम है, तो यहां पर वैल्यू 2.3 से कम आना चाहिए। देखो तो 2.3 से कौन कम है? 2.2 है ना। और 2.01 भी तो है, इससे भी कम हो जाएगा, इससे ज्यादा चाहिए। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर हम 2 पकड़ेंगे। नेक्स्ट देख लो, रेशियो ऑफ हाईएस्ट पॉसिबल वेवलेंथ टू लोएस्ट पॉसिबल वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज। निकल जाएगा ना रेशियो, लाइमन का फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन का रेशियो निकालना है। क्वांटम क्रोडायनेमिक नहीं, ये नहीं हम पढ़ेंगे, ये सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट है 60 नंबर, वेव नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बार्मा सीरीज इतना दिया है, देन वेव नंबर ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ बार्मा लिथियम +2 अलग अलग होगा ना, तो हाँ वैसा ही हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 16 देख लो, वेव नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बार्मर सीरीज इतना दिया है, यानी 1/λ इक्वल टू R/Z², 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। देन वेव नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बार्मर सीरीज ऑफ लिथियम +2, तो लिथियम +2 का क्या हो जाएगा? तो इसका वेव नंबर दिया है, ये हाइड्रोजन के लिए है 1/λ। 1/λ किसके लिए बोल रहा है? R/Z²। क्या पुट कर देंगे यहाँ पे? ये हाइड्रोजन के लिए है, और ये जेड यहाँ क्या है, किसके लिए पुट करेंगे? लिथियम के लिए है ना, लिथियम +2 के लिए। और ये तो वही हो जाएगा ना, ये कैंसिल हो जाएगा ना, नहीं होगा? यहां पर क्या वैल्यू दिया हुआ है? 1500 सेंटीमीटर इनवर्स में, और ये हमें x मान लेते हैं, और ये हो गया 1/Z², 9। कितना आंसर दिया है? 135 आ रहा है, यही आ रहा है ना। तो कहने का मतलब ये क्या सोचे अभी तक, बार्मर फर्स्ट लाइन ऑफ बार्मर सीरीज है ना, फर्स्ट लाइन ऑफ बार्मर सीरीज 2 से 1 ही कहलाएगा, चाहे वो हाइड्रोजन के लिए हो चाहे वो लिथियम के लिए हो, 2 से 1 ही कहलाएगा बार्मर सीरीज। लेकिन दोनों का वेवलेंथ क्या आएगा? अलग अलग आएगा, फ्रीक्वेंसी अलग आएगा, वेव नंबर अलग आएगा, लेकिन 2 से 1 ही बार्मर के नाम से जाना जाएगा, चाहे वो हाइड्रोजन के लिए हो चाहे वो लिथियम के लिए हो। 3 से 2 को ही फर्स्ट लाइन ऑफ बार्मर सीरीज जाना जाएगा, चाहे वो हाइड्रोजन के लिए हो चाहे लिथियम के लिए चाहे हीलियम प्लस के लिए हो। लेकिन उनका वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर क्या आएगा? अलग अलग है। इसीलिए हमने इस पॉइंट को क्या कर दिया है? कैंसिल कर दिया है, क्योंकि यहाँ क्या पुट करेंगे? यहाँ 2 का स्क्वायर और यहाँ 3 का स्क्वायर। यहाँ पर चाहे कोई भी एटम रहे, फर्स्ट लाइन 3 से 2 ही कहलाएगा, एटम कोई भी रहने दो। हाँ, उसमें वेव नंबर अलग अलग आएगा। देखो वेव नंबर अलग आ गया है।
नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द लोएस्ट एनर्जी ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन एमिट हाइड्रोजन एटम इन द लाइमन सीरीज? लोएस्ट एनर्जी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन लाइमन सीरीज का सबसे लोएस्ट एनर्जी क्या होगा? जिसका लेमडा ज्यादा होगा उसका एनर्जी कम होगा। तो फर्स्ट लाइन का लेमडा ज्यादा होता है कि लास्ट लाइन का? फर्स्ट लाइन का लेमडा ज्यादा होता है तो उसका एनर्जी क्या आएगा? कम आएगा। तो देखो इस पे ध्यान देना, इस फॉर्मूले को कैसे बनाएंगे हम। जो रिजबर्ट का फॉर्मूला सिखाया ना उसी से बनाएंगे। रिजबर्ट का फॉर्मूला क्या सिखाया? आर जेड स्क्वायर और 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अब क्या करना है, इसको एनर्जी में चेंज करना है। तो एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? Hc अपॉन, तो हम क्यों ना दोनों तरफ Hc और Hc से मल्टीप्लाई कर दें। अगर Hc से इधर में मल्टीप्लाई कर दे और Hc से इधर में मल्टीप्लाई कर दे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। और ये Hc अपॉन लेमडा क्या बन गया? E। यानी जो हमने रिजबर्ट का फॉर्मूला बताया था उसमें Hc और Hc दोनों से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। और इसमें बोला है क्या? फर्स्ट लाइन का बोला है कि लास्ट लाइन का? फर्स्ट लाइन का बोला है ना, लोएस्ट एनर्जी। तो लोएस्ट एनर्जी मतलब फर्स्ट लाइन, ना। N इक्वल टू फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, क्योंकि उसने बोला है एनर्जी कम होना चाहिए, यानी लेमडा इसका ज्यादा है। इसका लेमडा लॉन्गेस्ट है इसलिए एनर्जी शॉर्टेस्ट होगा। तो यहां वैल्यू पुट कर देंगे तो ये तो पूरा एनर्जी हो गया। तो HCr हाइड्रोजन एटम के लिए है ना, हाइड्रोजन एटम के लिए। तो HCr और यहाँ 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं 1/1/4 3/4। तो ये हो जाएगा 3HCr/4, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो ये हमने ये ध्यान रखना, इस फॉर्मूले को कन्वर्ट कर दिया गया है। 1/λ के जगह Hc और Hc से दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दिया गया है, क्योंकि एनर्जी इक्वल टू होता है ये। तो इसको इस टर्म में लाने के लिए हम दोनों जगह Hc और Hc से मल्टीप्लाई कर दिए। तो ऐसा कर सकते हैं। बाद में चल के एक दो न्यूमेरिकल्स इस पे भी बताएंगे। जब ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाता है तो एक वैल्यू आता है, वैल्यू याद करना पड़ेगा। Hc और R का वैल्यू डायरेक्ट हम पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज X, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम N2 to N3। अब इसको देखो, हम रिजबर्ट से बना दे रहे हैं, इसी फॉर्मूले से बना रहे हैं। देखो कैसे। अब इसको बनाने का 2-3 तरीके हैं हमारे पास एनर्जी का कई, लेकिन सबसे आसान तरीके से बता रहा हूं। 2-3 दोनों तरीके बता रहा हूं। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है? जंपिंग कहां से कहां हुआ और एनर्जी कितना दिया हुआ है? X दिया हुआ है, यही वैल्यू दिया हुआ है ना, यही है ना X। अब मैं इसी फॉर्मूले को लिख रहा हूं। तो एनर्जी X इक्वल टू क्या हो गया? HCr। और हाइड्रोजन एटम के लिए 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/∞ का स्क्वायर। अब हमें बोला है क्वेश्चन में कि ये मान लेते Y मान लो। अब यहां पर हमें एनर्जी निकालना है HCr हाइड्रोजन एटम के लिए। किसके लिए बोला है? 2 से 3 के लिए। तो यहां पर 2 का स्क्वायर कर दो और यहां पर 3 का स्क्वायर कर दो। तो x/y, ये HCr से HCr कैंसिल हो गया और ये बचा 1 और ये हो गया क्या? 4 और ये 9 36। 36 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। y का वैल्यू निकालना है तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? आंसर आ रहा है? सही है ना आंसर है? अब इसको हमने इस फॉर्मूले से बना दिया।
कैसे हमें समझ में आया कि इस फॉर्मूले से बनाना है? अगर हम दूसरे फॉर्मूले से बनाते, एनर्जी से रिलेटेड चीजें दिया हुआ है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन के लिए 13.6 होता है, तो दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं, लेकिन उसमें कैलकुलेशन ज्यादा आएगा। आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो x दिया है, लेकिन जब इसमें जंपिंग के बारे में बात किया है तो आयोनाइजेशन एनर्जी x दिया है, तो 13.6 का वैल्यू x मान लेते हैं, लेकिन इसमें अब 2 से 1 है, किलो जूल है क्या? अच्छा चलो, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसको 1 मिनट के मान लेते हो, वैल्यू वही आएगा। यहाँ मान लेते हैं x है, और 2 से 3 में डिफरेंस देखना कितना आ रहा है, 2 से 3 में डिफरेंस देखना कितना आ रहा है, ऑर्बिट नंबर 2 में और 3 में कितना डिफरेंस आ रहा है, कितना आएगा, कितना आएगा डिफरेंस? -3.4 और यहाँ -1.51, पॉइंट 1. तो 1.89 इक्वल टू मान लो y, दोनों को डिवाइड मारो, इसीलिए यूनिट। अब y का वैल्यू निकालो, y इक्वल टू 1.89 इंटू एक्स अपॉन, अब ये करोगे ना तो लगभग, अब इसको चेक करोगे तो ये कितना आया, ये वैल्यू और ये वैल्यू लगभग बराबर आया, डिवाइड करके देखो आ गया होगा 5/36 से, और इतना अपॉन ये, आंसर आ जाएगा वो। ये लगभग 5 डिवाइड बाई 36 ये आ रहा है 0.138, ये आ गया 0.138 x आ गया, और ये 1.89 डिवाइडेड बाई 13.6 ये भी आ गया 0.138 x, दोनों वैल्यू सेम आ रहा है। तो बनाने के तरीके हम कई तरीके से बना सकते हैं। ये समझ में आया कैसे बनाया हमने? क्वेश्चन में दे रखा है कि आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू कितना है, 13.6 है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी का मीनिंग क्या होता है, ग्राउंड से इन्फिनाइट में लेके जाना, तो एनर्जी कितना आएगा 13.6 इक्वल टू x, यहाँ किलो जूल में हमें रेशियो लेना था इसलिए हमने कन्वर्ट नहीं किया था। अब बोला है कि जो एनर्जी 2 और 3 का है वो कितने टाइम से, यही बोल रहा है ना, x के टर्म में वैल्यू दिया है, ये वैल्यू है 2 और 3 का डिफरेंस एनर्जी का 1.89, 2 और 3 का डिफरेंस है 1.89, इसको वैल्यू हम मान लेते हैं y। अब बोला है y जो है इसके कितने टाइम से, तो दोनों को क्या कर दो, डिवाइड मार दो, डिवाइड मार के y निकाल दो, y निकालोगे ये आएगा, ये वाला सेम आ रहा है। तो ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन बेटर रहेगा ऐसे करो। तो जब भी दो एनर्जी का रेशियो निकालना है, ठीक है, ऐसे अब ध्यान दो, क्वेश्चन में जब न्यूमेरिकल बना रहे हो, दो ऑर्बिट का जब रेशियो निकाला एनर्जी का, तो सबसे ज्यादा ये पता लगाओ कि उसका ऑर्बिट कहां से कहां जंपिंग हो रहा है। जब जंपिंग करो पता लगा लोगे ना, तो दोनों चीज को रेशियो लेना आसान हो जाएगा। अब जैसे हमने जंपिंग पता लगाया कि आयोनाइजेशन एनर्जी दिया है, हमने बोला था कि लैंग्वेज में देगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी जंपिंग जब दिया तो हम क्या मीनिंग निकालेंगे, इनफाइनाइट से 1 से कहां जा रहा है, इनफाइनाइट में, तो हम वैल्यू आसानी से पुट कर पा रहे हैं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का जंपिंग देखो कहां से कहां हुआ, तो रिजबर्ट में अगर रिजबर्ट का फॉर्मूला पुट करना है तो उसमें पता लगाओ कि जंपिंग कहां से कहां हुआ। लाइमन फर्स्ट लाइन लिखा तो पता लगा लो कि कहां से कहां जंपिंग हुआ है, फिर वैल्यू पुट करो, आसानी से आ जाएगा। तो रिजबर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट काम है फॉर्मूले में पुट करना कि जंपिंग कहां से कहां हुआ, अगर ये निकाल पा रहे हो आसानी से निकल जाएगा। तो लैंग्वेज में लिखेगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल, तो उसको हमें बदलना है, किसमें हमें उसको बदलना है,
कहां से कहां जंपिंग हुआ है, नहीं बदलना चाहते हो तो एनर्जी में लेके आओ उसको। तो याद रखना रिजवर्ट के लिए जंपिंग पॉसिबल है, कहां से कहां अगर तुम पता लगा लिए तो क्वेश्चन बन जाते हैं, और यहां पर एनर्जी डिफरेंस पता लगा लिए तो क्वेश्चन बन जाएगा। और साथ में मीनिंग, इसलिए लैंग्वेज में लिखवा दे एक्साइटेड स्टेट, आयनेशन, एंथैल्पी, ये सब। ठीक है, बेल नहीं लगाया ना अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द इलेक्ट्रॉन इन फिफ्थ ऑर्बिट जंप इनटू द फर्स्ट ऑर्बिट, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम, ये हो जाएगा ना 10 नंबर। 10 नंबर एक बार करके देखना आ जाएगा उसका। अगर लाइमन और बामर, अगर मैं बोलूं फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, तो कहां से कहां जंपिंग बोलोगे? 2 से 1, एक बढ़ा दे रहे हो ना, फर्स्ट लाइन मतलब 2 बोल रहे हो, 1 तो फिक्स है। सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, तो सेकेंड जैसे बोले तो 3 तुम नाम ले रहे हो, 1 तो फिक्स है। थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, एम लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, m प्लस 1 बोलोगे, m प्लस 1 to 1। n लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, तो इसको एक बार करके देखना, m का मतलब वही हुआ m प्लस 1 लेना है, और n का मतलब n प्लस 1 लेना है, और इस पे फॉर्मूला पुट कर देना है, बस कैलकुलेशन रह जाएगा। यहाँ m प्लस 1 ले लेना है और इस पे n प्लस 1 ले लेना है, फिर कैलकुलेशन करना, नहीं आएगा तो कल बताएंगे। ठीक है, तो इसको वॉल्यूम को करने के बाद अवस्थी बनाओ, और ये नहीं कि मैं जितना करवा रहा हूं मैं इसलिए खुद से करवा रहा हूं ताकि और कॉन्सेप्ट डेवलप हो, इसलिए हर क्वेश्चन को पकड़ के करवा रहा हूं, और तुम घर पे भी ट्राई करो और अवस्थी बनाओ इस क्वेश्चन को। लेकिन वॉल्यूम बनाने के बाद चीजों को समझो, उसको जितना न्यूमेरिकल बनाओगे चीजें समझ में आएंगी, तब एनालिसिस होगा कि हाँ यहाँ पर ऐसा हो रहा है। तो होमवर्क कल बना के लाना, लेवल 2 कंप्लीट करना, होमवर्क क्लास वर्क और होमवर्क।